सुप्रभात, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हिंदी की इस कक्षा में आपको व्याकरण के अंतर्गत आपको हम पढ़ाएंगे छंद। तो आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन में, जो भी आप कंपटीशन दे, सभी कंपटीशन में आपका ये छंद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी छंद, आप कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी कंपटीशन देंगे, अगर उसमें छंद पूछा जाता है या छंद है, हालांकि ज़्यादातर छंद रहता है, तो उसमें आप जो है अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर जगह काम देगा। ठीक है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं छंद। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं छंद किसे कहते हैं, छंद की क्या परिभाषा है, इसको हम जानते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। चलिए, तो सबसे पहले परिभाषा इसकी क्या होती है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक छंद का हम उदाहरण लिख लेते हैं, किसी एक छंद का हम उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे एक सरल उदाहरण आपको हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिखते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण लिख दिया एक छंद का कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फिर कामा कर दिया, फिर लगा जैसे पेड़ खजूर। ठीक, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फिर मैंने कामा कर दिया, जैसे पेड़ खजूर, फिर पूर्ण विराम कर दिया। फिर पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, है ना। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, अति दूर। ठीक है, ये मैंने छंद का एक उदाहरण लिख दिया। कौन सा छंद है ये अलग बात है, क्योंकि अभी हम केवल छंद की परिभाषा पढ़ रहे हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये हम नहीं सब पढ़ रहे हैं। तो पहले तो छंद की परिभाषा समझने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। तो छंद कैसे समझेंगे आप देखिए, तो कहेंगे भैया ये छंद किसे कहते हैं, तो कहें कि यार कैसे पता चलेगा। तो आप जरा देखें, तो अगर हम इस उदाहरण के अकॉर्डिंग बताएं अभी कि जैसे आपके पास उदाहरण लिखा है, तो उस उदाहरण से आप छंद की परिभाषा निकाल सकते हैं। अगर हम देहाती जैसे आपको ना समझाएं, जैसे ये कॉमा लगा है, कामा लगा है, ये क्या है पूर्ण विराम लगा है, अक्षर जो अंत के मिले जैसे खजूर और दूर, तो ये तुकांत बोले जाते हैं। तो परिभाषा तो ऐसे ही अगर आप देहाती में अगर बनाएं, ऐसे हाँ भाई जिसमें कामा लगा हो, पूर्ण विराम लगा हो, जिसके अंतिम जो शब्द हैं उनके उच्चारण करने की समानता हो, तो छंद है ना। ऐसे आप सिंपल परिभाषा तो बना सकते हैं ना। तो आप यही चीज इसमें भी करना है, जो जो इसमें नियम लागू हुए हैं, जो जो इसमें प्रक्रिया हुई है, उसको आप ध्यान से देखें, वो मैं आपको बता दूंगा। वही जो है छंद की परिभाषा होते हैं। जैसे आप देखिए, पहला आप देखिए कोई भी वाले मात्रा, देखिए मात्रा लगी है, तो आपका मात्रा का होना, छंद आपको अगर बनाना है तो मात्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपका क्या है, ये मात्रा है। मात्रा के बाद ये देखिए, ये जो कामा लगा रहता है इसको आपको कहते हैं यति। क्या कहते हैं, यति। ये आपका यति हो गया। ये क्या हो गया, विराम हो गया। आप जानते हैं ये विराम हो गया, है ना, विराम हो गया, दिख ही रहा है। उसके बाद जो अंतिम जो शब्दों के उच्चारण की जो समानता होती है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में राइमिंग या रीमिंग वर्ड कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तुक बोलते हैं। तुक बहुत जगह तुकबंदी लिखा रहता है। तो आपका मात्रा होना जरूरी है, यति होना जरूरी है, विराम होना जरूरी है, तुक होना जरूरी है। हम लिख दें गति, लिख दें धारा प्रवाह, लिख दें आदि कर दीजिए। इतना ही आपका बहुत है, धारा प्रवाह, ठीक है ना, आदि कर दीजिए। आदि का मतलब और भी पूछा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको छंद की परिभाषा बनाने के लिए इतना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जर्नली आप इतना ही जाने, जैसे ये, ठीक है ना, परिभाषा। तो हम परिभाषा की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए मात्रा क्या होता है, पहले एक जानिए मात्रा किसे कहा जाता है। ठीक, मात्रा क्या है,
शब्दों को पढ़ने में जो समय लगता है, जैसे हमने पढ़ा बड़ा, तो समय जो लग रहा है, ऐसे तो बड़ हम कर देते, बड़, या कोई मात्रा ही ना लगाते, तो हम जैसे क ख ऐसे होता है, लेकिन हम मात्रा लगाते हैं तब कहते हैं क, या कहते हैं की। अगर हम मात्रा न लगाए तो क, कोई समय ही नहीं लगा, जल्दी से पढ़ दी। तो शब्दों को पढ़ने में, शब्दों को अब लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ समझे, शब्दों को पढ़ने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो मात्रा आप समझ गए। यदि जैसे छंद का उच्चारण करते समय, ठीक, शब्द का गान करते समय हमें बीच में कुछ समय के लिए रुका जाता है। जैसे भाई थोड़ी ना कोई गान करने लगे तो कहीं रुके ही ना, थोड़ा सा बस शुरू कर दिए एक तरह से, एक साइड से दूसरे खत्म, तो भाई वो कहाँ होगा। तो छंदों का गान करते समय हम बीच में थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए जो रुकते हैं उसी को आपको क्या कहते हैं। जैसे मैंने जैसे पढ़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो रुके ना, कि ऐसे पढ़ दे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आप बीच में रुके ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आप यहाँ रुक रहे हैं, तो जो हम यहाँ रुक रहे हैं यही आपकी क्या है, तुक। तो सब गान, छंदों को पढ़ते समय, छंदों का गान करते समय बीच में थोड़े समय के लिए जो रुका जाता है उसी को आपको कहा जाता है यति। फिर बाद में क्या, विराम कहा। जब हम रुक जाते हैं, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अब यहाँ तो यति है, लेकिन जैसे पेड़ खजूर, अब वहाँ हम पूरी तरह रुक गए, ठीक है ना। तो अब जो हम पूर्ण, इसलिए उसको कहते हैं विराम, अब कहते पूर्ण विराम बोल देते हैं ना। तो विराम जब अधिक समय तक आप रुके, जो आपकी यति है उससे अगर हम अधिक समय के लिए अगर रुक रहे हैं तो आपका विराम हो जाता है। तो विराम, अगर हम छंद की रचना कर रहे हैं, अगर वो छंद है तो उसमें मात्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम यति, मतलब अगर हम छंद बना रहे हैं उसमें यति का होना जरूरी है। अगर हम छंद रचना कर रहे हैं तो विराम का होना जरूरी है। अब हम कर तो रहे हैं रचना, उसमें कोई एक मात्रा ही ना लगाओ, एक पूर्ण विराम ना लगाओ, कामा नहीं लगा रहे, कहीं यति भी ना लगी रहे, तो क्या वो छंद होगा, नहीं होगा ना। ये होना जरूरी है। आगे फिर उसके बाद तुक है, तुकबंदी भी होना जरूरी। अब आप देखिए, एक छंद में सारे गुण नहीं हो सकते, कोई गुण छूट भी सकता है, कि पता चला 10 गुण बता दिए, कहीं ई वाला तो नहीं है, कहें अरे सर आप बताए ई वाला तो गुण इसमें कहाँ दिख रहा है, कोई जरूरी ना हो भाई, छूट भी सकते हैं 1-2 गुण, लेकिन ये सब होने जरूरी है। तो तुक पे आप ध्यान दें। तुक क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में राइमिंग या रेमिंग वर्ड आप पढ़ते हो, अर्थात पदों के अंतिम शब्दों के उच्चारण की समानता जो होती है। जैसे आप इसमें देखिए लिखा है खजूर, इधर क्या लिखा है, दूर, फिर कहते मजबूर, है ना। इंग्लिश में है लाइक, कहते टाइप, माइट, है ना। तो ये आपका क्या है, राइमिंग वर्ड है, रीमिंग वर्ड है। इसी को हिंदी में तुकबंदी या तुक बोला जाता है, ठीक। तो ये है, तुक भी होना जरूरी है। और गति क्या होता है, एक तरह से गति क्या होता है कि हम जब गान करें तो उसमें फ्लो होना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कि पता चला हम लयबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं और उसमें क्लिष्ट कठिन शब्दों का समावेश कर दिया है, उसमें मधुरता ही नहीं है, हम रुक गए तो हमारी लय खराब हो गई। तो छंद वो है जो गति हो, निर्बाध रूप से पढ़े, और धारा प्रवाह हो, लय हो, तमाम चीजें ऐसे हैं। तो इन सब से बनी रचना को हम क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। तो अगर हम अब ऐसे देखिए, आप परिभाषा याद करते हो, आप इसी से निकाल लीजिए, ये हमने छंद लिख दिया है, इसी से आप परिभाषा निकाल, हाँ भैया मात्रा हो, कामा हो, मतलब कामा को आप जानिए क्या कहते हैं, हाँ विराम हो, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, तुक हो, गति हो, धारा प्रवाह, इसको लय, इन सबसे बनी रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब कब हम छंद परिभाषा याद करें, तो भैया छंद की परिभाषा आप काहे याद करोगे, एक तो उदाहरण है, माइंड में सब पहचान को बता दो भैया, इन सब से बनी रचना को छंद कहा जाता है। तो छंद की ये परिभाषा है, आप इसको ध्यान से देखें और समझें, है ना। तो पहले हम छंद की परिभाषा, वैसे भी जर्नली अगर देखें, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, छंद जो होता है वो छद धातु से बनी है,
कौन धातु से? छद धातु से बनी है ये, है ना, छद धातु से बनी, जिसका होता है ढकना, आच्छादित करना, ये इसका मतलब होता है। आपको और जानकारी बता दें, हालांकि देखिए जो सामान्य हिंदी साइंस साइड विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कोई मतलब न परिभाषा से मतलब है ना, वो तो टॉपिक पे आएंगे आपके कोर्स में क्या है, ठीक है ना, और कंपटीशन में क्या है, हालांकि जानकारी आपको होनी चाहिए। छंद जो है छद धातु से बनी है, ठीक है ना, छद धातु से बनी है, तो जिसका मतलब होता है आच्छादित करना, ढकना, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है आच्छादित, आच्छादित करना, ठीक है ना, ये आपका मतलब होता है। इसकी जो प्रणेता है छंद, छंद शास्त्र की जो प्रणेता है उसको उन्होंने कहा जाता है पिंगल मुनि। क्या कहता है? कहा जाता है पिंगल मुनि। क्या बोला जाता है? पिंगल मुनि। इसके छंद शास्त्र के जो प्रणेता है इसको पिंगल मुनि बोला जाता है, इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है। यही कारण है पिंगल शास्त्र भी इसी को बोला जाता है। पिंगल मुनि ने इनकी खोज की, रचना की प्रणेता हैं, इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है ना। पिंगल मुनि के इसके जो है प्रणेता होने का, खोजकर्ता होने का, रचना करता होने का। और ये तो जनरली चीज है फिलहाल, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? परिभाषा। तो आप परिभाषा समझिए छंद की, आप उसको रटना नहीं है। मतलब आप बताइए मात्रा, यति, तुक, विराम, लय, गति, धारा, प्रवाह आदि से बनी रचना को छंद कहा जाता है, ठीक है ना। यह है आपकी छंद की परिभाषा। अब हम जो पढ़ेंगे छंद होते कितने प्रकार के हैं, देखिए। ठीक, छंद कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए, पढ़ते हैं छंद कितने प्रकार होते हैं, छंद के क्या प्रकार हैं। ठीक, तो अब देखिए छंद के क्या प्रकार हैं, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। बस देखिए छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के, यही आप देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है ना, एक होता है मुक्तक छंद। ये है आपका। ठीक, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद, तो छंद कितने प्रकार के हो गए भैया? छंद जो हो गए आपके, ये आपके हो गए 3 प्रकार के, है ना, है ना। तो छंद 3 प्रकार के हो गए, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब आप नाम से है मात्रिक, मात्रा होना चाहिए, वर्णिक मतलब वर्ण, मुक्तक मतलब मुक्त, फ्री। तो वो रचनाएं जो मात्रा के आधार पे बने, मात्रा के आधार पे यहाँ कहने का मतलब है जिनमें मात्राएं निश्चित हो कि इस छंद में इतनी ही मात्राएं होनी चाहिए। तो जो मात्राओं के नियम के आधार पर हो, मात्राओं की गणना के आधार पर जो रचनाएं बने उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और अगर वर्ण के आधार पर जो रचनाएं हों, जिनमें वर्णों की गणना हो, वर्णों का नियम कानून लगे, वो आपका वर्णिक छंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो मुक्त, फ्री, अर्थात जो मात्रा के आधार पे गणना हो, मात्रिक छंद, जो वर्ण के आधार पे हो, वर्णिक छंद। लोग मुक्तक क्या हुआ? कोई नियम कानून नहीं, चाहे आप उसमें मात्रा का नियम हो या ना हो, मतलब ना हो तभी तो मुक्त होगा, और वर्ण का भी नियम ना हो, अर्थात ये दोनों परोक्त उपर्युक्त दोनों नियम, मात्रिक और वर्णिक का दोनों नियम लागू ना हो, तो आपका मुक्तक हो जाए, अर्थात कोई नियम कानून। जैसे आज के दौर में जो छंद बन रहे हैं वो आपका क्या है? मुक्तक है। पता चला जय हो एक छोटा सा बड़ा सा बन गया, पता चला एक लाइन छोटा सा है, और उसके बाद बड़ी सी लाइन, कोई नियम नहीं, तो बहुत छोटा सा हो गया, एक का बहुत बड़ा सा हो गया। तो आज के दौर में जो रचनाएं ज्यादातर बन रही है वो मुक्तक में बन रही है, कोई नियम कानून नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना आज के क्लास में बस इतना है कि छंद परिचय, अर्थात आप छंद
किसे कहा जाता है आपने समझा, और छंद कितने प्रकार के होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके जो कोर्सेज हैं या अन्य जो छंद है आपको विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसे भी हो आप कमेंट करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।